नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चौहान वंश, और चौहान वंश के अंदर है आज ये दूसरा पार्ट है और कंप्लीट आज अपन इस वीडियो में पीवाई के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा में अपन 100 से अधिक उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 1992 से वर्तमान तक जितने भी चौहान वंश से प्रश्न पूछे गए हैं आज की कक्षा में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए एक बहुत ही शानदार जानदार कक्षा के साथ है। और ये जो प्रश्न है आपके आगामी भर्ती परीक्षाएं जैसे सीईटी, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी या पशु परिचर जैसी भर्तियों, या शिक्षक भर्ती जिसमें सभी शिक्षक शामिल है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उन सभी के लिए राजस्थान जीके की तरफ से राजस्थान हिस्ट्री जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चौहान राजवंश। और इसकी जो कक्षा है बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है, तो पूरा देखिए। और इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू, राणा सांगा और बाबर, हमीर और अलाउद्दीन है। तो तराइन का जो सेकेंड युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1992 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और ये पृथ्वीराज चौहान था थर्ड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पिथौरा कहते हैं क्योंकि इसने पिथौरागढ़ बसाया था, 1177 से 1192 ईस्वी चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा, जिन्होंने तराइन यानी जो करनाल हरियाणा में प्रथम युद्ध 1191 में और मोहम्मद साहबुद्दीन गौरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो हुआ था में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए, और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों का माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में वह उससे हार गया था। तो 1191 से मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज थर्ड ने पराजित किया था, लेकिन उसके बाद में 1192 में हार गया। ऑप्शन नंबर 1। अगला, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो इनके मध्य दो युद्धों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 3, 2 युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम 1191 में, और सेकेंड युद्ध की अगर बात करें तो 1192 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किला राय पिथौरा या पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 3। अगर बात करें इसकी व्याख्या की, तो दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में आनंदपाल तोमर के शासन में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर अपना इसका नाम राय पिथौरा किला रख किया। अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। देखिए, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर था, विश्वरूप था, सारंगधर जो था ये इसका दरबारी विद्वान नहीं था। अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रवरदाई, जनार्दन आसादर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे। तो कदम्बवास जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय में मुख्यमंत्री थे। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 विक्रम संवत 1223 में हुआ था, और गुजरात की तत्कालीन राजधानी अलहिन पाटन में हुआ था। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में उनकी माता जो थी कर्पूरी देवी, ये संरक्षिका की भूमिका निभाई, और उस समय कदम्बवास या केमास जो है वो क्या था, प्रधानमंत्री था। अगर बात करें जी भुवनमल कि, तो भुवनमल क्या था इस समय, एक अगर नाम आता है भुवनमल, भुवनमल जो है वो सेनापति था। सेनापति था।
अगला प्रश्न देखिए, गौरी की आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो मंत्री था कदम्बवास या केमास। इसने नागौर दुर्ग का निर्माण, इसी ने नागौर के किले का निर्माण कदम्बवास या केमास ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इनकी माता थी संरक्षिका ये थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे? तो मात्र 11 वर्ष की आयु में ये सिंहासन पर बैठे थे। अगला प्रश्न देखिए, चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्थिदेव चंदेल जो था, ये इनका समकालीन चंदेलों का शासक था। और पृथ्वीराज ने 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडाणकों के विद्रोह का अंत किया और महोबा के चंदेल शासक परमाल या परमार्दी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। उसके कई गांव अपने अधिकार में लिए। आला उद्दल महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के 2 वीर सेनापति थे या सेना नायक थे। अपने शासन से रूठकर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव ने अपने दोनों वीर सेनानियों के पास ये संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है। दोनों परमवीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता लड़ते हुए अपने मातृभूमि की रक्षार्थ वीरता को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजुन राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौटाया था। अगला प्रश्न है, भंडाणकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने भंडाणक जाति का विद्रोह का दमन किया था 1182 में। अगला प्रश्न आता है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो पंजुन राय को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 पंजुन राय। अगला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड जो था वो चालुक्यों से संबंध रखता था। 1184 में लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हुई एवं चौहानों और चालुक्यों के मध्य जो लंबी शत्रुता थी उसका अंत हुआ था। तो नागौर का युद्ध हुआ था। अगला, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। चौहानों की रणथंबोर शाखा यानी रणथंबोर किसने बसाया था? गोविंद राज ने बसाया था। किसने बताया था? गोविंद राज। कब बसाया था? 1154 में। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1154 में की थी। अगला, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, सही उत्तर हो जाएगा वाघभट एवं हमीर। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करके इसके उत्तराधिकारी वाघभट ने दिल्ली सल्तनत में अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े और जिनमें से 16 युद्ध में वह विजय रहा। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1290 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें इसके संदर्भ में व्याख्या, तो देखिए 1290 जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इसी दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था मारा गया और तुर्क सेना रणथंबोर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनी सेवात गर्म गच्छ बनाने की व्यवस्था की गई, परंतु उसे लेने के सभी प्रयत्नों में असफलता मिली। इसी के कारण सुल्तान को दिल्ली लौट जाना पड़ा। सुल्तान की सेना लौटते ही अमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 में दोबारा किले को लेने के लिए प्रयास किए। झाइन की विजय में से जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाल लिया। अमीर खुसरो एवं बरनी को की तारीफ
फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के लिए जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर का महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर के किस चौहान नरेश ने सेनापति ने झाइन यानी झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो वो था हमीर। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन था? वो था जलालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि इसका सही कारण हो जाएगा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। सब महत्वपूर्ण यही कारण था कि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं केहब्रू को शरण देने, कौन कौन थे? एक तो मोहम्मद शाह, एक केहब्रू, इनको शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दे रखा था? तो वो थे एक तो मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू। अगला प्रश्न, रणथंभौर का युद्ध 1301 में निम्न में से किन के मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य ये युद्ध हुआ था 1301 में। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रत्तीपाल, सेनानायक रणमल और एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? 1301, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो वो था हमीर। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय में 1301 में रणथंभौर का शासक हमीर था। अगला प्रश्न, हमीर के किन 2 मंत्रियों को गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था? तो दो मंत्री थे, एक तो रणमल और एक रत्तीपाल, इन दोनों के कारण पतन हुआ था। अगला, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो नुसरत खान जो है वो मारा गया था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी के सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार पर झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था कि किले में आने वाली गोले के वार से वह मारा गया था। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो वो था उलुग खां को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान की आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो देखिए, कानड़ देव को भी करना पड़ा था, उदय सिंह और वीरम देव को करना पड़ा था, लेकिन चाचक देव को जो है या चाचिक देव जो है इसने दिल्ली के किसी सुल्तान के सामने आक्रमण नहीं झेलना पड़ा। अगर बात करें चाचिक देव की तो 1257 से 1282 ईस्वी दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार के से सताने का साहस नहीं किया था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो प्रथम चौहान राज्य नाडोल था। प्रश्न पूछ ले, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य तो नाडोल होगा सर। देखिए, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण देव चौहान था, जिसने 960 में लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद प्रथम चौहान राज्य था। यह पहला चौहान कालीन नगर है जहां इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन है। 1205 के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की शाखा चौहान शाखा में मिल गए थे। अगला प्रश्न देखिए, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पालीपाल कीर्तिपाल जो है इनको जालोर के चौहान वंश की संस्थापक माना जाता है। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल यानी कितु ने 1181 में लगभग जालोर के परमाणु से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर किले का स्वर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते हैं।
इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई थी। अगला, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो परमारों को पराजित करके अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो कान्हड़ देव जो है वो जालोर से संबंध रखता है, जालोर का शासक था। जालोर के चौहान वंश के कान्हड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष 1305 से 1311 तक इनका संघर्ष चला था। अगला प्रश्न, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो कान्हड़ देव सही हो जाएगा। कान्हड़ देव जो था वो जालोर का शासक था जो अलाउद्दीन के समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो किस में मिलता है? कान्हड़ देव प्रबंध में जो है वो इनका वर्णन देखने को मिलता है। पद्मनाभ नाभि द्वारा लिखित कान्हड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान कान्हड़देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन मध्य संघर्ष, वीरमदेव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया था? तो सिवाना को जीतकर उसने इसका नाम क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम जालोर अभियान 1308 में सिवाना दुर्ग का पतन, और अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर उसका नाम खेराबाद रख दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1311 में द्वितीय आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय जालोर अभियान जो था वो 1311 में जालोर का पतन हुआ था। कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया युद्ध था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा, और इस तरह जालोर के सोनगरा चौहान वंश का पतन हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? तो जालोर का जलालाबाद रखा गया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो वो था सोनगरा चौहान वंश का अंत कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए सबसे पहले रणथंबोर, और रणथंबोर के बाद में चित्तौड़ अभियान के बाद में उसने सिवाना, और सिवाना के बाद में जालोर अभियान किया था। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले रणथंबोर 1301 में, फिर चित्तौड़ 1303 में, सिवाना 1308 में और जालोर 1311 में हुई थी विजय। उसके बाद में देखिए चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इनमें से आता है विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, और पृथ्वीराज सेकंड के बाद में जो राजा आता है वो आता है सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज चौहान थर्ड आता है, और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कालक्रम जिसमें वासुदेव चौहान है, वासुदेव के बाद में गुवक, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान प्रथम, फिर पुत्र जो अजयराज के बाद में अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान सेकंड और सोमेश्वर पृथ्वीराज थर्ड। इस प्रकार से इनका कालक्रम है। अगला प्रश्न देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद में अजयराज, और अजयराज के बाद में अर्णोराज के विग्रहराज, एकदम सेट ही है इनका कार्यक्रम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हो जाएगा अजयराज, और अजयराज के बाद में अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद में विग्रहराज, और विग्रहराज के बाद में पृथ्वीराज, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1, और ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अपने को ऑप्शन नंबर 3 में 2 3 4 1। अगला, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले हो जाएगा चामुंडराज, दुर्लभराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। सबसे पहले हो जाएगा चामुंडराय, उसके बाद में दुर्लभराय, उसके बाद में विग्रहराज, और उसके बाद में
पृथ्वीराज। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा माधो सिंह जी ने बसाया था। राजस्थान के कानपुर तथा उद्यानों का नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधो सिंह जी ने की। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पुत्र जब 1264 में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में लिया तो उन्होंने कोटिया भील के नाम पर इस नाम का नाम कोटा रख दिया था। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो भील शासक कोटिया के नाम पर। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झालावाड़ की स्थापना 1838 में हुई थी। कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासन में महाराजा तथा उनके दीवान फौजदार झाला मदन सिंह यानी झाला जालिम सिंह का पुत्र जो था के मध्य शासन के अधिकारों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने 1838 में कोटा रियासत के 17 परगने लेकर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत गठित कर दी तथा झाला मदन सिंह को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत पहली थी 1817 में टोंक और नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन और पूर्व में क्या थी? पाटन थी, बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता से की थी? सही उत्तर हो जाएगा जालिम सिंह की सहायता से। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया और अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उसके वंशज करने लगे और महाराव उमेद सिंह उसके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच बारां के पास मांगरोल का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया और समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेंगे और झाला के राजकाज में महाराव दखल नहीं करेगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह शासन का सर्वस्व हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो बूंदी के उमेद सिंह का जो घोड़ा था वो था हुंजा। झाला जालिम सिंह की अगर बात करें तो 1817 में कोटा के शासक उमेद सिंह के समय झालम जालिम सिंह कोटा का राज्य प्रचारक था। मराठा अंग्रेज पिंडारियों से अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इससे बचा रहा। उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेज से 1817 में सहायक संधि की। 1762 से 1768 तक झाला जालिम सिंह को कोटा से हटा दिए गए। तब ये उदयपुर की सेवा में रहे और जालिम सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उदयपुर महाराणा ने इन्हें राज राणा की उपाधि से सम्मानित व जागीर दी थी। अगला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सिरोही। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था जिसकी स्थापना 1311 में आसपास लुम्बा ने की थी और जिसकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल यानी सहस्त्रमल ने 1425 में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया और कुंभा ने सिरोही को अधीन कर लिया था उसी समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सुरजन चरित्र में है, हमीर महाकाव्य में भी है, पृथ्वीराज विजय में भी है, लेकिन हर्ष चरित्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वीराज चौहान विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों की को सूर्यवंशी बताया गया है। तो साथियों, जितने भी PYQ क्वेश्चंस थे चौहान वंश से संबंधित आज की इस वीडियो में अपन ने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।